हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड शैडो बैंकिंग। तो इसका सारा डिटेल समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इसका पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे इस चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा, प्लस आपको बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मेरे सारे पीडीएफ, सारे नोट्स उस मेरे सब्सक्रिप्शन के अंडर है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो समझ में आती है वो है कि व्हाट इज शैडो बैंकिंग, होता क्या है शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग इंक्लूड्स नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज सिमिलर टू दोज ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब एक तो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि शैडो बैंकिंग वो सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट प्रोवाइड करता है जो सिमिलर है ट्रेडिशनल बैंक। जो बैंक प्रोवाइड करता है वही ये भी प्रोवाइड करता है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन हो गया, जैसे लेंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में काउंट होता है। इसको जो ये बेसिकली इसकी जो कैटेगरी है वो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आती है, जिसको हम फेमसली एनबीएफसीज भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, तो इतने भी फंड हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पीयर टू पीयर लेंडर्स हो गए, वो सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ फंड्स के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, जहां पे मैं आपको सारा समझा दूंगा, हेज फंड क्या होता है, मनी मार्केट फंड क्या होता है, वो हम अलग से कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना आप समझो कि ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, मूविंग ऑन, अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक्स, यहाँ पे शैडो बैंकिंग डू नॉट टेक डिपॉजिट्स बट दे रिलाई ऑन द अदर फॉर्म ऑफ फंडिंग। अब बैंक्स क्या करता है, जनरली डिपॉजिट्स लेता है, राइट। आप पैसा जाके बैंक पे डिपॉजिट करते हो, उसी मनी को वो आगे लेंड कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो ये डिपॉजिट्स उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह आपको बॉन्ड्स इशू करते हैं, आपको कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से बोरो कर सकते हो, जो कि ये बोरो करते हैं फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। मूविंग ऑन, अब इसके की फीचर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज ये अदर देन बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर आता है। दैट मीन्स कि दीज एंटिटीज आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब बैंक्स को तो आपको पता ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल टाइट करके रखती है, उनको छोड़ती नहीं है। लेकिन एनबीएफसीज को कहीं ना कहीं, अभी भी मैं ये कहूंगा, एनबीएफसीज जैसे इंडिया में तो काफी हद तक आरबीआई इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट स्टिल उनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है एज कम्पेयर टू बैंक। तो कहीं ना कहीं इनमें जितनी रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, मतलब आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस ला रहा है इसके ऊपर, बट स्टिल अभी भी इनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। शॉर्ट टर्म फंडिंग, शैडो बैंक्स ऑफन बोरो मनी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो जनरली शैडो बैंक करता क्या है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर मनी को उठाता है और उसको लेंड कर देता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। अब इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क कभी भी बढ़ सकता है। इनके साथ लिक्विडिटी का चैलेंज रह सकता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी छोटा सा कोई रिसेशन आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोविड टाइप सिचुएशन आ गई, तो वहां पे लिक्विडिटी का इशू इनके साथ बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। रिस्की है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट इंटरमीडिएशन। अब क्रेडिट इंटरमीडिएशन होता क्या है, दैट मीन्स द चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर टू बोरोअर्स। बेसिकली सेवर से बोरोअर की तरफ जो है वो सारा मनी जो है वो जाता है, सिमिलर टू ट्रेडिशनल बैंक। जैसे ट्रेडिशनल बैंक में होता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, नॉन बैंकिंग चैनल्स को यूज करते हैं, राइट। तो बैंक वाले चैनल्स को यूज नहीं करते, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये कमर्शियल पेपर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, इस तरह से ये काम करते हैं। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंस ऑफ शैडो बैंकिंग क्या है। नंबर वन, ऑब्वियसली क्रेडिट का एक्सेस बढ़ जाता है, कैन प्रोवाइड क्रेडिट टू सेक्टर्स ऑफ बोरोअर्स दैट माइट नॉट इजीली एक्सेस लोन्स। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको भी पता है, ट्रेडिशनल बैंक से अगर लोन लेना है तो बहुत तरह के पेपर और बहुत तरह के कहते हैं ना, वेरिफिकेशन से आपको गुजरना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे स्मॉल बिजनेस तो उनको मीट नहीं कर पाते, उनको मिल नहीं पाता। तो वहां पे ये एनबीएफसीज और शैडो बैंकिंग का कंसेप्ट शुरू हो जाता है कि ये लोग आपको कहीं ना कहीं मनी प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक्सेस टू क्रेडिट एटलीस्ट आपको यहाँ से बन जाता है। सेकंड, फिलिंग गैप्स इन द ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखता है, बहुत चीजें देखता है, रिस्क एनालिसिस करता है, देन ही वो आपको कोई भी तरह का लेंडिंग करती है। ऑन द अदर साइड, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वो रिलेटिवली थोड़ा इजी प्रोसेस है, प्लस ये गैप्स को फिल कर देते हैं ना, जहां पर बैंक नहीं कर पा रहा है वहां पर ये कर देते हैं, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। तीसरी चीज, इनोवेशन एंड कंपटीशन। शैडो बैंकिंग काफी हद तक इनोवेशन पे टिका हुआ है, काफी हद तक टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है। ठीक है, और इस वजह से इनको ग्रोथ भी मिल रहा है, राइट। और इसी वजह से इसको कहना न्यू वेज ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। आज के डेट में लेंडिंग एंड बोरोइंग का जो न्यू मेथड है, उसमें कहीं ना कहीं शैडो बैंकिंग बिल्कुल परफेक्ट फिट की तरह काम कर रहा है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड रिस्क एसोसिएटेड। क्या क्या है इसके साथ? तो पहला, लैक ऑफ रेगुलेशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि लेस रेगुलेटेड है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ रिस्क आपको देखने को मिलेगा, और जो कि कभी भी ट्रेडिशनल बैंक के साथ नहीं होता, क्योंकि ऑडिट स्क्रूटनी बहुत टाइट होती है एज कम्पेयर टू शैडो बैंकर्स। सिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे शैडो बैंक्स को बहुत दिक्कत आई थी। 2008 वाला जो क्राइसिस अगर आपको याद होगा, वहां पर भी शैडो बैंक्स जितने भी थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, उनका लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी बात भी करेंगे। लिक्विडिटी रिस्क का ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंडिंग पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं कि ये कहीं ना कहीं सडन अगर आपको इनको किसी को पैसा देना पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मीट नहीं कर पाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि अगर ये किसी भी तरह का क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं तो। रोल क्या था 2008 क्राइसिस की? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि रूट 2008 क्राइसिस में क्या हुआ कि ये सब प्राइम लैंडिंग इन्होंने काफी कर रखी थी। अब एकदम से जब प्रॉब्लम आई, लॉसेस होने लगे इनको बहुत ज्यादा, और मार्केट, हाउसिंग मार्केट जैसे ही कोलैप्स किया, इनको बहुत दिक्कत हो गई, लिक्विडिटी का इतना क्रंच हो गया कि दे वर नॉट एबल टू, लाइक शॉर्ट टर्म फंडिंग भी ये कर नहीं पा रहे थे, एंड दे वर नॉट एबल टू मीट द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। शैडो बैंकिंग इन इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो इंडिया में शैडो बैंकिंग बेसिकली एनबीएफसीज को रिप्रेजेंट करता है। दे इंक्लूड लीजिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें तीनों आ जाते हैं, वो कंपनीज जो लीज करती हैं, वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, और वो भी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, वो सब एनबीएफसीज के अंडर कंसिडर होते हैं, वो सब शैडो बैंकिंग के अंडर भी कंसिडर हो जाते हैं। एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत सारे सेक्टर्स को लेंडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज में, जो कि पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ एनबीएफसीज एंड शैडो बैंकिंग। रेगुलेशन इंडिया में क्या है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि आरबीआई कहीं ना कहीं इनको काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। टाइम टू टाइम रेगुलेशंस आती रहती हैं, टाइम टू टाइम इनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं, टाइम टू टाइम इनको दोबारा रिन्यू मिल जाता है। जैसे जैसे आरबीआई इनको पकड़ पाती है उतना वो करने की कोशिश करती है, बट एट द सेम टाइम ये काफी फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू बैंक्स। रेगुलेटरी चेंजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैलेंसिंग रेगुलेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी। तो रेगुलेशन शैडो बैंक्स में इतना ज्यादा है नहीं, बट इनोवेशन इनमें काफी है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है रेगुलेटर्स के साथ। अब जो भी रेगुलेटर है, आरबीआई है, उसके लिए भी एक चैलेंज है, बिकॉज ये इतना ज्यादा इनोवेशन लगातार करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आरबीआई के लिए भी इसको कंट्रोल करना या काबू करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। सिस्टमैटिक ओवरसाइट की अगर हम बात करें, तो देयर इज अ नीड टू बेटर मॉनिटरिंग की जरूरत है कहीं ना कहीं इनको, सो दैट कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारा स्टेबल तरीके से फॉर्म कर पाए, क्योंकि इसमें काफी सारे सिग्निफिकेंट प्लेयर अब नजर आते हैं जहां से लोगों ने काफी सारी लेंडिंग कर रखी है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो स्टैंड ऑपरेट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द रिस्क। अब कहीं ना कहीं इस टाइम पे इनको भी कहीं ना कहीं ग्लोबल, कहते हैं ना कि कोलैबोरेशंस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि इनका रिस्क थोड़ा सा मैनेज हो पाए, और जो शॉर्ट टर्म फंडिंग का कभी इशू हो सकता है या लिक्विडिटी रिस्क का जो इशू रहता है उसको ये कम कर पाए। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, तो पहला तो पोस्ट 2008, जब भी 2008 का क्राइसिस हुआ उसके बाद से ऑलमोस्ट हर कंट्री ने इनके ऊपर काफी रेगुलेशन बिठाया है, कि कहीं ना कहीं इनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आया जाए, ताकि दोबारा से इस तरह के कोई इशू ना आए। दूसरी बात, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लेंडिंग अब जितना ज़्यादा बढ़ा है, राइज ऑफ फिनटेक हुआ है, न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टडी बैंकिंग आ गई है, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो रही है। पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर भी मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर आपको बना के दूंगा, विच ऑफर फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल क्रेडिट। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है, क्रेडिट जल्दी मिल जाता है, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम रिस्क तो रहेगा इसमें। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो प्रोज है ऑब्वियसली, अनडिजर्व सेक्टर्स जो जिनको लोन नहीं मिल सकता उनको मिल जाता है, यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल न्यू फाइनेंसिंग के चैनल्स खुलते हैं, इनोवेशन काफी होती है बिकॉज ऑफ शैडो बैंकिंग। कॉन्स क्या है? तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत है, लैक ऑफ रेगुलेशन है, कहीं ना कहीं इनके साथ डिफॉल्ट्स और लिक्विडिटी इशू बहुत ज्यादा रहते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क भी लगातार बना रहता है, किसी भी तरह के फाइनेंशियल डाउनटर्न में इनका सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो क्या निकल कर आता है कि वे शैडो बैंकिंग एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में, बट एट द सेम टाइम हमें इसके, कहते हैं ना, इसके रेगुलेशन और इनके ऊपर भी काफी काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम रेगुलेशन को कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी चीजें, और थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सारे नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू माय नोट्स मास्टर प्लान, जिसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नोट्स को मैं यहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।